हेलो स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वैदिक एज, वैदिक काल की। उसके समरी के साथ एमसीक्यू भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसे जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समरी और साथ ही 20 एमसीक्यूज। तो उसी सीरीज में, एमसीक्यू सीरीज में, आज हम लोग दूसरा एमसीक्यू सीरीज यानी कि दूसरे टॉपिक का एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। इसका एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका सबसे पहले ओवरव्यू ले लेंगे, यानी कि समरी जान लेंगे कि वैदिक एज आखिर होता क्या है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का टॉपिक है हम लोग का क्या? वैदिक एज। तो आपको हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हिस्ट्री में, उसमें से हम लोग सबसे पहला टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ चुके हैं। उसके बाद वैदिक एज जो हम लोग आज पढ़ेंगे। उसके बाद जो है जैनिज्म है, बौद्धिज्म है, बुद्धिज्म है। ठीक है। उसके बाद महाजनपद काल है, मौर्य काल है, मौर्योत्तर काल है, गुप्त काल है, गुप्तोत्तर काल है। ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है। इसको हम सब लोग एक एक करके टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए आज, और ये जो मैं कवर करवा रहा हूँ ये यूपीएससी लेवल का है। ये एपीएससी, एसएससी एंड अनदर एग्जाम जिसमें भी जीके आता है उसके लिए प्रॉपरली काम करेंगे। ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल की किसका? वैदिक काल। तो वैदिक काल इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है जो 1500 से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व बीच में, 1500 से 600 ईसा पूर्व के पूर्व तक फैला हुआ है। इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जिसे प्रारंभिक वैदिक काल भी कहते हैं। फिर उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व, इसको विकसित वैदिक काल भी कहते हैं। यह काल वैदिक सभ्यता से संबंधित है जो आर्यों द्वारा स्थापित की गई थी और मुख्यतः गंगा यमुना के मैदानों में विस्तृत है। मतलब जो ये वैदिक काल जो है ये दो भागों में विस्तृत है। वैदिक काल दो भागों में विस्तृत है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है। ये जो है ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है। और ये 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। ठीक। अब इसके स्रोत जान लेते हैं, आखिर इसकी जानकारी हम लोग को कैसे मिलती है। ठीक है। इसके स्रोत, वैदिक काल की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं वेद और अन्य ग्रंथ। वेदों में ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है जिसमें 108 सूक्त हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित वेद है। सामवेद जो है वो संगीत और स्मृति श्रुतियों का संग्रह है। अथर्ववेद में जादू, टोना, औषधि और समाज से जुड़े विषय हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। आरण्यक और उपनिषद आध्यात्मिक एवं दार्शनिक ये दोनों ग्रंथ हैं। ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में है। तो इसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उस टाइम पे? जन, विस, राष्ट्र, समाज की मुख्य प्रशासनिक इकाइयां थी। तो जो इसकी सबसे जो इकाइयां थी इनकी प्रशासनिक प्रमुख इकाइयां, वो थी सबसे पहले जन, उसके बाद विस, उसके बाद राष्ट्र आता था। ठीक है। राजा को गोप कहा जाता था। क्या? राजा को गोप कहा जाता था जो समाज की रक्षा करता था। प्रशासन सभा और समिति
विजातीय वर्ग द्वारा नियंत्रित होती थी। कोई स्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के समय लोग संगठित होते थे। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? समाज गृह परिवार केंद्रित था और पितृसत्तात्मक था। क्या था? पितृसत्तात्मक था। स्त्रियों को शिक्षा और धार्मिक कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। जाति व्यवस्था कठोर नहीं थी। जन्म के बजाय कर्म पर आधारित थी। विवाह की कई विधियां प्रचलित थी, जैसे ब्राह्म विवाह, गंधर्व विवाह इत्यादि। तो ऋग्वैदिक काल की जो सामाजिक स्थिति कैसी थी? पितृसत्तात्मक थी। और उस टाइम पे धर्म जाति व्यवस्था कठोर नहीं थी, या जन्म की बजाय कर्म पर आधारित थी। ठीक है। और उस टाइम पे आर्थिक स्थिति, इन लोगों का मुख्य पेशा जो था वो पशुपालन था। क्या था? पशुपालन, विशेषकर गाय और घोड़े। कृषि प्रारंभ हो चुका था, लेकिन मुख्यतः वर्षा आधारित थी। वस्त्र, धातु, लकड़ी के सामान का उत्पादन होता था। विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। इस टाइम पे विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। सिक्कों का उपयोग नहीं होता था। तो धार्मिक जीवन की बात करें तो इस टाइम पे प्रकृति की पूजा प्रचलित थी। देवताओं को मुख्य रूप से स्तुति की जाती थी। जो मुख्य देवता थे वह है इंद्र। इंद्रदेव को युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता है। अग्नि, त्याग का देवता। वरुण, न्याय और ऋतु का देवता। सोम, एक पवित्र पेय पदार्थ होता है। यज्ञों का महत्व बढ़ता गया, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं थी उस टाइम पे। फिर पढ़ते हैं उत्तर वैदिक कालीन, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में है। इसकी राजनीतिक व्यवस्था में जनपदों का उदय हुआ और छोटे छोटे राज्यों का विकास हुआ। राजा को अब सम्राट कहा जाने लगा और उसका पद वंशानुगत होने लगा। सभा एवं समिति का महत्व बहुत कम हुआ। राजा अधिक शक्तिशाली हुआ। अस्थायी सेना का गठन किया गया। सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कठोर हुई। समाज चारों ओर में बट गया, 4 वर्णों में बट गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो धार्मिक अनुष्ठान और शिक्षा, क्षत्रिय शासन और युद्ध, वैश्य व्यापार और कृषि करते थे और शूद्र सेवा करते थे। महिलाओं की स्थिति कमजोर हुई। शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक अनुष्ठानों में भागीदारी कम हुई। मतलब ऋग्वैदिक काल में क्या था कि समाज जो था, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो थी, वो कर्म पे आधारित थी। लेकिन यहाँ पे यह जन्म पे आधारित हो चुकी थी। ठीक है। और यहाँ पे जो कि सेना का गठन नहीं होता था, जब आवश्यकता पड़ती थी तब सेना का गठन होता था ऋग्वैदिक काल में। और यहाँ पे एक, जबकि उत्तर वैदिक काल आते आते एक अस्थायी सेना गठित हो चुकी थी। ठीक है। और यहाँ देख लीजिए, महिलाओं की स्थिति उस ऋग्वैदिक काल में अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे कमजोर होती गई। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इनका प्रमुख पेशा बना लोहे के उपयोग से खेती में सुधार हुआ। नगरों एवं व्यापारिक केंद्रों का विकास हुआ। सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। बुद्ध व्यापार और समुद्री व्यापार प्रारंभ हुए। मतलब उस टाइम पे क्या था कि पशुपालन प्रमुख था, लेकिन यहाँ आते आते कृषि पे प्रमुखता हो गई। ठीक है। ऐसे ही क्या बोलते हैं कि सिक्के सिक्के कम मिलते थे उस टाइम पे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सिक्के प्रचलन में हो गए। ठीक है। गुप्त व्यापार और समुद्री व्यापार भी प्रारंभ हो चुका था उत्तर वैदिक काल में। फिर धार्मिक जीवन देखें तो यज्ञों का महत्व बढ़ गया और कर्मकांड जटिल हो गए। ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा। एक संगठित धर्म की नींव पड़ी। उपनिषदों का विकास हुआ, जिसमें ध्यान और आत्मा परमात्मा विचारों को बढ़ावा दिया। वैदिक काल के प्रमुख विकास क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में क्या हुआ? ऋग्वैदिक काल में सभा समिति लोकतांत्रिक। उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत राजतंत्र और जनपद हो गया। ठीक है। अर्थव्यवस्था कैसी थी? ऋग्वैदिक काल में पशुपालन पर आधारित थी, अब विभिन्न में था। जबकि ये कृषि पर आधारित हो गया उत्तर वैदिक काल में, सिक्कों का उपयोग होने लगा। ठीक है। समाज, स्त्रियों की स्वतंत्रता, वर्ण लचीला था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कमजोर और वर्ण कठोर हो गया। धर्म, प्रकृति पूजा और यज्ञ सरल। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बढ़ गए। ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा। मतलब इस पे प्रोसेस देख सकते हैं एक तरीके से कि ये ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से 1000 के बीच में है, और ये 1000 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में है। मतलब इस दौरान कितना परिवर्तन हुआ देख लीजिए। पहले क्या था? सभा समिति और लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक रूप से शासन चलता था, जबकि उसके बाद उत्तर वैदिक काल आ गया, उनसे अनुगत राजतंत्र चलने लगा। यहाँ पे पशुपालन को ज्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि आधारित और कृषि आधारित मतलब कृषि को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। जबकि ऋग्वैदिक काल में देखिए वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम था, लेकिन इसमें सिक्कों का उपयोग होने लगा। और यहाँ पे देखिए स्त्रियों की स्वतंत्रता, मतलब स्त्रियों की स्थिति मजबूत थी, लेकिन यहाँ पे आके कमजोर हो गई। और जो प्रकृति की पूजा होता था एक वैदिक काल में, अब वहीं अब कर्मकांड बढ़ गया, ब्राह्मणों का प्रभाव ज्यादा हो गया। ठीक है, तो निष्कर्ष देख लेते हैं। वैदिक काल भारतीय संस्कृति एवं समाज का आधार स्तंभ माना जाता है। इस काल में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक सभी पहलुओं में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। उत्तर वैदिक काल में समाज और शासन अधिक संगठित हुआ, किंतु सामाजिक असमानता भी बढ़ी। यह काल हिंदू धर्म, भारतीय दर्शन और समाज व्यवस्था की नींव स्थापित करता है, जिसका प्रभाव आज भी भारतीय समाज पर देखा जा सकता है। तो हमने वैदिक वैदिक एज का समरी देख लिया है। अब देखते हैं टॉप 20 एमसीक्यूज। क्या टॉप 20 एमसीक्यूज? ठीक है, तो इससे आपका यह रिवीजन भी हो जाएगा, साथ में आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है इंद्र, सेकंड है वरुण, थर्ड है अग्नि, फोर्थ है सोम। तो ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था? प्रमुख देवता था इंद्र। कौन था? इंद्र। तो ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट ए। ठीक है, इसे युद्ध का देवता, युद्ध का व वर्षा का देवता कहा जाता था। ठीक है, वैदिक काल में दूसरा क्वेश्चन है, वैदिक काल में गोत्र शब्द का संबंध किससे था? फर्स्ट ऑप्शन है विवाह प्रणाली, दूसरा व्यापार, तीसरा प्रशासन, चौथा कृषि। तो गोत्र शब्द का संबंध था विवाह प्रणाली से। किससे? विवाह प्रणाली से। जैसे भी के टाइम पे भी जो अपने बड़े लोग हैं वो गोत्र देखते हैं, तो विवाह टाइम पे ही ऐसा देखा जाता है कि किस गोत्र में विवाह करना चाहिए, किस गोत्र में नहीं। तो इसका क्या होगा? विवाह प्रणाली। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? पहला ऑप्शन ऋग्वेद, सॉरी सामवेद, दूसरा ऑप्शन यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन ऋग्वेद, चौथा ऑप्शन अथर्ववेद। इन चारों में से जो सबसे प्राचीन है वो कौन सा है? सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। ठीक है, इसी के नाम से ही ऋग्वेदिक काल बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसका उद्भव हुआ था। ठीक है, वैदिक समाज में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? वैदिक समाज में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए जन, बी ग्राम, सी विज, डी कुल। तो सबसे छोटी इकाई वैदिक समाज की थी वो क्या थी? ग्राम। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ठीक, फिर आ जाता है अपना पांचवा क्वेश्चन, वैदिक काल में राजसूय यज्ञ किस लिए किया जाता था? वैदिक काल में राजसूय यज्ञ किस लिए किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए राज्य विस्तार के लिए, ऑप्शन नंबर बी कृषि उन्नति के लिए, ऑप्शन नंबर सी राज्य के अभिषेक के लिए, या ऑप्शन नंबर डी युद्ध जीतने के लिए। तो ये राजसूय यज्ञ किया जाता था राजा के अभिषेक के लिए। किस लिए किया जाता था? राजा के अभिषेक के लिए किया जाता था। ठीक है, ऋग वैदिक काल में समाज की मूल इकाई कौन सी थी? ऋग वैदिक काल में समाज की मूल इकाई कौन सी थी? ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी जन, ऑप्शन सी कुल, ऑप्शन डी गोत्र। तो ऋग्वैदिक काल में समाज की मूल इकाई जो थी वो थी जन। क्या थी? जन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक काल में गृहपति कौन होता था? वैदिक काल में गृहपति कौन होता था? पहला ऑप्शन है सेना प्रमुख, दूसरा ऑप्शन है परिवार का मुखिया, तीसरा ऑप्शन है व्यापारी, चौथा ऑप्शन है पुजारी। तो गृहपति कौन होता था वैदिक काल में? वो होता था परिवार का मुखिया। परिवार के मुखिया को ही गृहपति
गृहपति कहते थे, यानी कि घर का पति। ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, वैदिक काल में निष्क किसे कहता है कहा जाता है? वैदिक काल में निष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कर, ऑप्शन नंबर बी सोडाभूषण, ऑप्शन नंबर सी अनाज, ऑप्शन नंबर डी अश्वमेघ यज्ञ। तो निष्क किसे कहा जाता है? सोडाभूषण को। वैदिक काल में निष्क किसे कहा जाता है? सोडाभूषण को। ठीक है। तो अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना 9th क्वेश्चन है, गविष्टि। क्या है? गविष्टि। गविष्टि शब्द वैदिक काल में किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए व्यापार, ऑप्शन नंबर बी युद्ध, ऑप्शन नंबर सी कृषि, ऑप्शन नंबर डी पशुपालन। ठीक है। तो इन चारों में से गविष्टि का जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये युद्ध के लिए प्रयुक्त होता है। गविष्टि शब्द जो है वैदिक काल में युद्ध के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद नहीं है? ऑप्शन नंबर ए छांदोग्य, ऑप्शन नंबर बी ऐत्रेय, ऑप्शन नंबर सी शतपथ, ऑप्शन नंबर डी केन। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद नहीं है? तो आपको बताना इसमें कौन सा एक उपनिषद नहीं है। तो इसमें शतपथ जो है वो एक उपनिषद नहीं है, बल्कि ये एक ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या? एक ब्राह्मण ग्रंथ है ये। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आ जाता है 11, वैदिक काल में राजा की परिषद को क्या कहा जाता है? वैदिक काल में राजा की परिषद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सभा और समिति, ऑप्शन नंबर बी मंत्री परिषद, ऑप्शन नंबर सी पंचायत, ऑप्शन नंबर डी धर्म सभा। तो वैदिक काल में राजा की परिषद को सभा और समिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभा और समिति कहा जाता है। तो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी है सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी परुष्णी। तो इन तीनों चारों में से किस नदी पर जो है दसराग युद्ध लड़ा गया था? वो लड़ा गया था रावी नदी पे, यानी कि परुष्णी नदी पे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, वैदिक काल में विदथ का क्या अर्थ है? विदथ, विदथ का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए राजा की उपाधि, ऑप्शन नंबर बी यज्ञ विधि, ऑप्शन नंबर सी जनसभा, ऑप्शन नंबर डी करपालू। तो विदत का क्या अर्थ है? विदत का अर्थ है जनसभा। क्या? विदत का अर्थ है जनसभा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में कृषि का मुख्य आधार क्या था? वैदिक काल में कृषि का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन नंबर ए पशुपालन, बी वर्षा आधारित कृषि, सी नहर सिंचाई, डी जौ और गेहूं की खेती। तो वैदिक काल में कृषि का जो मुख्य आधार था वह था वर्षा आधारित कृषि। क्या? वैदिक काल में कृषि का मुख्य आधार था वर्षा आधारित कृषि। ठीक है। अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन, वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति को दर्शाने वाली सही विशेषता क्या थी? उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, या वे वेदों का अध्ययन कर सकती थी, उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था, या वे केवल गृह कार्य तक सीमित थे। तो वैदिक तो क्वेश्चन क्या पूछा है, वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति को दर्शाने वाला सही विशेषता क्या थी? उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। क्या? उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों में आता है? ऑप्शन नंबर ए ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी भगवद गीता, ऑप्शन नंबर डी नारद संहिता। तो इनमें से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ में आता है? तो यह ऐत्रेय ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, वैदिक समाज में सूत, वैदिक समाज में सूत कौन है? ऑप्शन नंबर ए पुजारी, ऑप्शन नंबर बी गायक और रथ चालक, ऑप्शन नंबर सी कृषक, ऑप्शन नंबर डी व्यापारी।
तो जो सूत होते हैं वो रथ चालक या गायक होते हैं। उस टाइम पे सूत जो होते थे वो गायक और रथ चालक थे। ठीक है। वैदिक काल में सिंधु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? वैदिक काल में सिंधु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऑप्शन नंबर एक, नदी के लिए, एक जाति के लिए, या एक पर्वत के लिए, या एक पेड़ के लिए। तो ये किया गया था एक नदी के लिए। किसके लिए? सिंधु शब्द का प्रयोग एक नदी के लिए किया गया था। ठीक है। अब चलते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन क्या है? नया सधीर चरित्र। नया सधीर चरित्र किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी नल और दमयंती, ऑप्शन नंबर सी अर्जुन, ऑप्शन नंबर डी दशरथ। इन चारों में से नैषधीय चरित्र किसके जीवन पर आधारित है? तो ये आधारित है नल और दमयंती के जीवन पर। ठीक है। जो नैषधीय चरित्र है वो नल और दमयंती के जीवन पर आधारित है। ओके। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन नंबर ए कर्मकांड, ऑप्शन नंबर बी दर्शन एवं अध्यात्म, ऑप्शन नंबर सी युद्ध और राजनीति, ऑप्शन नंबर डी व्यापार और अर्थव्यवस्था। तो उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वो है दर्शन और अध्यात्म। क्या है? दर्शन और अध्यात्म। तो आज हम लोग वैदिक एज के 20 एमसीक्यूज और साथ में उसका समरी पढ़ चुके हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और आप सभी को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।